नमस्ते। आज 3 जून है और एक ही व्यक्ति को पॉलिटिकल गुरु माना। हालांकि बाद के दिनों में जिसे कहते हैं ना, ख्वाब टूटे, दुख हुआ, और उस व्यक्ति का नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। आज से 96 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस 1930 3 जून को पैदा हुए थे। मतलब उस व्यक्ति शायद मेस्मराइज करता था, जितनी शक्ति, जितना ऊर्जा, जितना किसी भी चीज को बिल्कुल कमिटमेंट के साथ करने वाला व्यक्ति। जब बीजेपी के साथ गया तो हम में से बहुत से लोगों का दिल टूट गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से न्यौछावर कर दिया था जॉर्ज साहब के ऊपर। आज उनके जन्मदिन है और मैं इसको कई बार पहले भी कह चुका हूं, मेरे पुराने वीडियोस में भी है। बीजेपी के साथ क्यों गए? 2 लोगों का मुख्य दबाव था, एक उनकी महिला मित्र और एक नीतीश कुमार। उस पर आज क्या बात करें? जॉर्ज साहब की ऊर्जा पे बात कर लें। जॉर्ज साहब विलक्षण व्यक्ति थे, दोस्तों के दोस्त। इतनी ऊर्जावान व्यक्ति मुझे कोई दूसरा उसके बाद मिला नहीं। जॉर्ज साहब की मैं 1-2 चीजें इसलिए आज शेयर करूंगा और फिर यह भी बताऊंगा कि समता पार्टी क्यों बनी। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे लगता है कि मैं भी जिस जीवन के पड़ाव पे हूं, उस पे अब क्या अच्छा और क्या बुरा, जो जिस तरह से था और जिस तरह से मैंने देखा था, उसको सामने परोसना जरूरी है। जॉर्ज साहब का मैं शायद पहले भी कह सकता हूं, 1967 या 68 की बात है। मैं लखनऊ में, जहां मेरी पैदाइश और परवरिश हुई, जिस घर में मैं कॉलविन तालुकदार्स कॉलेज में पढ़ता था, 4वीं-5वीं में कभी था, और डालीगंज में रहता था, मोहन मेकिन रोड, डालीगंज। उस समय उसका नाम डायर मेकिन रोड था, क्योंकि मोहन मेकिन का पुराना नाम डायर मेकिन था। और वहां पे एक इक्का स्टैंड कहलाता था। चौराहे पे एक इक्का स्टैंड था, वहां तांगे भी मिलते थे, इक्का भी मिलता था। और जो पुराने लखनऊ में लोग रहे हैं, पुराना जब, तो एक चरई हुआ करती थी, जहां पे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होती थी, जो भी नगर पालिका या जो भी थी। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, हम मतलब लखनऊ शहर के बिल्कुल बीचों बीच रहते थे। लेकिन रात में एक साइड में एक लैंप था, सामने तो एक बिजली का वो जलता था कुछ, लेकिन साइड के एक लैंप में, मुझे ठीक से याद है, कई सालों तक मुझे याद है, उस पर ढिबरी जलाने के लिए, मतलब उस पर लैंप, तेल का लैंप जलाने के लिए एक व्यक्ति आता था शाम को। तो जॉर्ज को मैंने पहली बार वहां देखा। मैं नेकर पहनता था, इक्का तांगा। मेरे भाई नए सैनिक स्कूल से वो छोड़ के नेतागिरी उनको आई थी, 68-69 भी हो सकता है, 1-2 साल का इधर उधर। मेरे भाई साहब थे, वो पॉलिटिक्स में चले गए थे। तो मीटिंग के बाद, मीटिंग में भी हम सब लोग, जो मेरे मोहल्ले के दोस्त थे 2-3, हम सब लोग भाई पीछे कहीं धीरे से, घर से मनाही होती थी, लेकिन हम लोग 3-4 लोग घर के बिल्कुल पास था, चले गए। ये समझ में आया कि कोई नेता है, खूब जोर से तो अपना पूरे बांह मोड़ के और पूरी ताकत से बोल रहा है। अच्छा लगा कि देखिए कोई लीडर टाइप आदमी। फिर वो घर आए और वो मेरी जॉर्ज से पहली बार की मुलाकात थी। चश्मा मोटे फ्रेम का पहनते थे। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, इमरजेंसी आई, बड़ा डायनामाइट केस हुआ, फिर मैं नौकरी में रहा, फिर जॉर्ज बांका से लड़े, फिर मैं उस समय आसनसोल में था, मेरे पास एक जीप थी। अब जीप उस समय बड़ी भारी चीज मानी जाती थी, कि जैसे आपके पास कोई प्राइवेट जेट हो। और उस जीप को लेने के लिए, मतलब मेरे भाई साहब उस समय यूपी में एमएलए हुआ करते थे। एक आदमी आया, जीप लेके उनके गया। फिर जब जॉर्ज का इलेक्शन के लास्ट डे था, 2 दिन पहले, ये हुआ कि भाई हम लोग तो इधर ही से निकल जाएंगे, तो तुम आके अपनी जीप ले जाओ। तो मैं चला गया था। और एक ये भी था कि बोल बम, मतलब देवघर का, मैं शिव जी के दर्शन भी कर लेंगे। वहां पूरा हिंदुस्तान की पूरी, जिसको कहते हैं ना, समाजवादी, जो उस समय के जो समाजवादी हुआ करते थे, वो सब जुटे थे। मुझे ठीक से याद है कि जॉर्ज साहब का अगले दिन, मैं अभी नौकरी में था, ये मैं फिर से बता दूं, जॉर्ज साहब का अगले दिन जैसे पोलिंग है, तो जो बस्ते होते हैं, पोलिंग बस्ते, उसको बांटने के लिए आगे लालडी मोहन निगम बैठे, पीछे मैं, रघु ठाकुर जी अभी हैं, रघु ठाकुर थे, और हम लोग गांव गांव जाके कहाँ कहाँ वो बस्ते बांट रहे थे।
फिर ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक घर का एक कोई बड़ा, जो बड़े भाई और पिता के बीच का जो एक कड़ी होती है, उस तरह से जॉर्ज साहब थे। आना जाना बना रहा। फिर मैं दिल्ली, मेरा ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में जॉर्ज साहब के घर बहुत जाना होता था। जेपीसी के समय कुछ काम उनके साथ मिलकर बहुत उनको सहयोग किया। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 94 में फिर समता पार्टी बनी। और समता पार्टी बनने के उस कारण को आज इसलिए क्योंकि जॉर्ज में दम था। जॉर्ज को अपने क्षमताओं का ज्ञान था और जॉर्ज बहुत दुस्साहसी थे। एक ऐसा आदमी जो बहादुर था, जो डरता नहीं था। बहुत कम लोग मुझे जीवन में मिले हैं जिनके अंदर डर नहीं है। ये शायद 4-5 लोग ही मुझे मिले हैं, अभी तक 10 आदमी नहीं है जो डरते नहीं है। दिखाने के लिए बहुत लोग डरते हैं। मैं कुत्ते से बहुत डरता हूं या सांप से डरता हूं, लेकिन वैसे मैं नहीं डरता हूं। मुझे ठीक से याद है 1995 में जब समता पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी, तो एक रात में किसी उसमें हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो रही है बिशन पटेल के इलाके में, हाजीपुर की तरफ कहीं। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ था, नीतीश जी भी नहीं हुए थे। और तब मुझे ठीक से याद है, अब्दुल गफूर साहब अध्यक्ष हुआ करते थे समता पार्टी पटना, बिहार के। उनके पास एक गाड़ी मिली हुई थी उनको। उस गाड़ी का भी एक दिलचस्प किस्सा है जो मैं कभी पहले बता चुका हूं, लेकिन कमला सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनको गाड़ी दी थी। वो अध्यक्ष साहब उस गाड़ी में चलते थे और अब्दुल गफूर साहब की चीज को छूने की हिम्मत किसी की थी ही नहीं, क्योंकि अब्दुल गफूर साहब सार्वजनिक रूप से मां बहन की गाली किसी को भी देने में सक्षम थे। वो किसी को भी गाली दे सकते थे। अब रात में गाड़ी कहां से, टैक्सी का उबर ओला तो थी नहीं, कोई टैक्सी भी नहीं, कोई कार भी नहीं, और जाना जरूरी था। डॉक्टर साहब ने कहा कि जाके जरा वहां पे तुम आरओ से मिलो और ये करो। एक व्यक्ति मिला, गाड़ी जिसको कहते हैं, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाला। मैंने बिना मतलब, वो तो नेक्स्ट डे सुबह आते, हो तो रात में चले गए थे। गाड़ी वहीं खड़ी थी, वो एम्बेसडर थी। उस एम्बेसडर को मैंने अपने रिस्क पे लिया और भोला बाबू, भोला सिंह, पुराने समाजवादी, उनको कहीं से फोन किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। ये सारे लोग दुबक के जो आजकल के बड़े समाजवादी लोहिया जी के चेले हैं, ये सब ने मना कर दिया था हमारे डर के। खैर, मैं ये बात में सिर्फ इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि वो एक लंबा चुनाव था। जॉर्ज साहब का एक पक्ष और बता दूं। जॉर्ज साहब जब किसी को भी जैसे प्रमोट कर रहे होते थे, नीतीश को उस समय प्रमोट किया जा रहा था, नीतीश को आगे बढ़ाया जा रहा था, और ये क्यों हुआ उस पर भी मैं आऊंगा। तो उस चुनाव में हेलीकॉप्टर का बहुत यूज हुआ था। पहली बार हम लोग हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे। चुनाव एक्सटेंड हो गया था, 2-3 बार बढ़ा था, शायद 60-70 दिन हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी कि हेलीकॉप्टर उसको किराए पे लाना। पवन हंस उस समय हुआ करता था। वो सारी चीजें बिल्कुल सामने इस समय दृश्य है। जब पहली बार जॉर्ज साहब ने कहा कि जाके हेलीकॉप्टर करो भाई कैसे भी, तो मुझे अभी भी याद है, मेरा एक स्कूल का मित्र था। अब वो चूंकि मर गया है तो इसलिए अब मुझे वो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो पवन हंस का जनरल मैनेजर एचआरडी था, संजीव श्रीवास्तव। IIM कैलकाटा का पास आउट था, मेरा स्कूल का मेरा मित्र था। तो हम गए, हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पार्टी को हेलीकॉप्टर 3 ही दिन के लिए मिलेगा, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले देगा उसको हम हेलीकॉप्टर पहले उसको देंगे, फिर उसको देंगे। तो उसने दिमाग ये बताया कि ऐसा है कि तुम समता पार्टी है ना, तो तुम लो 7-8 छात्र समता, महिला समता, युवा समता, समता के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों ने 6-7 लेटर हेड पे। उस समय इस तरह से आसानी से लेटर हेड नहीं बनता था। कुछ लेटर हेड कुछ जुगाड़ उगाड़ करके उनको 6-7 हमने एप्लीकेशन दे दी कि भाई 21 दिन का जुगाड़ हो गया। अब ये हुआ पैसा दो, तो पैसा तो था नहीं। अच्छा, इधर से आरजेडी और ये कांग्रेस, ये सब लोग अपना हेलीकॉप्टर कर रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है, संजीव श्रीवास्तव जो था वो अपने जीएम फाइनेंस के पास गया। अब चूंकि एचआरडी वाला था, उनका प्रमोशन ट्रांसफर इसके हाथ में था। जीएम फाइनेंस ने, शायद नंबर 2 जो भी रहा होगा दिल्ली में, उससे उसने कहा कि भाई मेरे मित्र हैं, ये चेक तुम्हें दे रहे हैं, चेक पुरानी डेट का है, जिससे
जो क्यू है उसमें सबसे पहले ये हो जाए, एक पुराना चेक दिया गया और अभी चेक में बैंक में पैसा नहीं है, और वो बैंक समता पार्टी का बैंक अकाउंट रेल भवन वाले उसमें खुला हुआ था कि ये वहां पे पैसा है तुम्हारा और इसको अभी प्रेजेंट नहीं करना है। 6-7-8 दिन लगे उस पैसे को इंतजाम करने में, 25-50 लाख रुपया कुछ था, कहीं कहीं से कहीं कैसे भी इंतजाम हुआ। हेलीकॉप्टर का, तो हेलीकॉप्टर मैं ही देख रहा था, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हेलीकॉप्टर का किस्सा किसी और दिन बताऊंगा। जौहर साहब अकेले थे जो चाहते थे कि नीतीश ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर को यूज करें। नीतीश जी के साथ कहां कहां उस हेलीकॉप्टर 60-70 दिन चला। शुरू में नीतीश जी को उससे बहुत दिक्कत थी। नीतीश जी और उनके साथी लोगों का ये कहना था जो पायलट थे, ये ड्राइवर को चलाना ही नहीं आता है। वो ड्राइवर, कुछ लोग इनके साथ के लोग बोलते थे उस पायलट को, जो फौज के विंग कमांडर और कर्नल से। कर्नल लोगों को लगेगा कि ये कर्नल कैसे, एयर ओपी जो आर्मी का एयर ओपी होता है उसमें आर्मी के लोग भी जो तोप खाने से अटैच होते हैं, वो उनके पास हेलीकॉप्टर वो ही चलाते हैं। खैर, जो मूल मुद्दा था, मुझे लगा कि आज ये एक तथ्य कहीं ना कहीं से जो जिसका मैं गवाह हूं, मैं पार्टी हूं। जौहर साहब का एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि जौहर साहब ने 1977 में जब जौहर साहब इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, तो ये धीरू भाई अंबानी का उस समय बिल्कुल चढ़ता हुआ सितारा था। तो धीरू भाई अंबानी ने कहीं कुछ मधु लिमय जी के लिए कुछ ऐसी बात कही थी जो जौहर साहब जिससे बहुत हर्ट हुए थे। और वो बात जहां तक ये थी कि शायद एक्चुअली मधु जी को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो मधु जी के यहाँ एक अगर ऐसा माना जाता था कि आप कोई अच्छी किताब, कोई पुरानी किताब, कोई ऐसी किताब जो थोड़ा रेयर हो लेके चले जाइए, तो मधु जी बहुत खुश होते थे। फिर उस किताब के बारे में अगर आपको थोड़ा ज्ञान हो, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं और नरेंद्र गुरु एक थे, उनके साथ स्कूटर मालूम नहीं कितनी बार पंडारा रोड वाले उनके घर पे गए हैं। भैया के साथ तो गए हैं, लेकिन ज्यादा मैं बातचीत जब मैं और नरेंद्र गुरु जाते तब होती थी। भाई, मेरे भाई रहते थे, वो बड़े थे, तो उनके सामने बहुत चपर चपर बोलना जरा ये रहता था कि इनके साथ नहीं बोले। मैं और नरेंद्र गुरु काफी जाते थे। खैर, शायद जो मामला, मुझे बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूं इस बात के लिए कि क्या मामला था, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि अरे मधु लिमय का क्या है, उसको तो कुछ किताब में ही खरीदा जा सकता है। देन जौहर साहब सेड कि आई वांट टू नो व्हाट इज माय प्राइस। और फिर जौहर साहब ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एज उद्योग मंत्री निकाला। ये जौहर साहब कहते हैं, मैंने वो ऑर्डर देखा नहीं क्योंकि ये सब बाद में ये जौहर साहब का कहना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर उद्योग मंत्रालय की तरफ से निकला कि धीरू भाई अंबानी उद्योग मंत्रालय में नहीं घुस सकते हैं। ही वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग उद्योग भवन। जौहर साहब कुछ मामलों में बहुत ही जिसको कहते हैं छक्की थे, उनको जो जिद थी। आईबीएम को भेजना, हिंदुस्तान से बाहर करना कोई मामूली बात थी। कोको कोला को हिंदुस्तान से बाहर करना कोई मामूली बात थी। खैर, वो इन्होंने बाहर कर दिया था। एंड देन ही वाज, अब लोग ये कहते थे कि बंबई की पॉलिटिक्स में वो जो नस्लीवादियां हैं वो जौहर साहब के हैं और वो उनको करते हैं और वो उनके सपोर्ट है, और नस्लीवादियां बॉम्बे डाइंग और धीरू भाई अंबानी का झगड़ा है तो उस झगड़े में ये धरे, ये सब बातें कही जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जौहर साहब ने ये किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये धीरू भाई अंबानी को बाहर कर दिया था। अब धीरू भाई अंबानी का एक मामला आया, यही रिलायंस पेट्रोलियम का। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट के लिए शुरू करके गुजरात में ये सब डाला, जो आज गुजरात इतना बड़ा हो गया है। जौहर साहब की तरफ से, जौहर साहब और सब लोगों ने मिलकर वहां एक हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि ये प्रोजेक्ट आ नहीं सकता है क्योंकि इससे मरीन लाइफ और क्या क्या खराब होगी, और ये अगेंस्ट वो है। मामला खटाई में पड़ गया। अब धीरू भाई अंबानी के दो लोग पैसे का लेन देन, किसको कहां पैसा देना ये करते थे। उसमें जो मेन लेन देन का ये था, उसमें एक व्यक्ति का नाम था टोनी येसुदासन, वो भी मर गए हैं। टोनी येसुदासन का मैं इसलिए बैकग्राउंड बता दे रहा हूं कि टोनी येसुदासन, चंद्रशेखर जी की एक मैगजीन निकलती थी यंग इंडिया। वो मैगजीन का पब्लिशर वो करते थे कुशक रोड में, दयानंद सहाय जी का घर था। वहां पे ब्रह्मानंद जी एक थे। ब्रह्मानंद जी बैचलर थे। ब्रह्मानंद जी मूल रूप से गांधी विद्या संस्थान जो बनारस में जेपी का जो इंस्टीट्यूट था उसमें काम करते थे। मेरे बहनोई भी उसमें काम करते थे।
वहां से वो आ गए थे दिल्ली और वो उसका संपादन करते थे। टोनी येसुदासन जेएनयू के से निकल के, टोनी येसुदासन उनके साथ असिस्टेंट एडिटर या जो भी उस यंग इंडिया को निकालने में सहायता करते थे। तो टोनी येसुदासन ने उसके शायद असिस्टेंट एडिटर थे। मैं भी उस समय कभी कभी जाता था, मैं अभी पढ़ रहा था, तो टोनी के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। कि कहीं सिगरेट फिगरेट पीना होता था तो टोनी मुझसे सीनियर तो बहुत थे, तो उन्हीं के साथ जाके सिगरेट। खैर, मैं फिर वापस दिल्ली आ गया, नौकरी वोकरी ट्रांसफर दिल्ली हो गया, और एक दिन मुझे मेरिडियन होटल में टोनी येसुदासन मिल गए। पता लगा कि वो कहाँ, तुम कहाँ, कैसे भाई तुम कहाँ? तो मैंने कहा मैं तो यहीं आ गया, मेरा कस्तूरबा गांधी रोड पे मेरा ऑफिस है। तो यह है, तो उन्होंने बताया कि वो तो रिलायंस ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में पता लगा कि रिलायंस का वो लाइजनिंग देखते थे। 2 लोग मुख्य थे लेकिन एक ये थे, और ये वहीं पे इनका मेरिडियन में ही एक दफ्तर था। तो एक दिन उनका फोन आया, मेरे घर के नाम से मुझे जानते थे, कि अरे भाई आ जाओ जरा जरूरी है। खैर, लॉन्ग स्टोरी ये है कि उस समय इन लोग आए और इन लोगों ने कहा कि जौहर साहब वो विड्रॉ कर लें, और ये अनिल अंबानी ये प्रपोजल लेके आए। तो अनिल अंबानी जिंदा है, और उनका बार बार कहना यह था कि जो हम लोग भी बिल्कुल भारतीय हैं, और हमारे जो पिताजी हैं वो भी वाई क्लास चलते हैं, वो एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं चलते हैं, जौहर साहब भी वाई क्लास चलते हैं, और हम लॉ ऑफ द लैंड को मानते हैं। हमने कुछ अगर इधर उधर के पैसे का किया तो कोई विदेश में थोड़ी पैसा ले गए हैं, यहीं पर लगाया, यहीं पर रोजगार दिया, इस तरह की बातें करते थे। तो आप एक बार हमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब से मिलवा दीजिए। तो हमने कहा भाई ये तो वो निर्णय करेंगे कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जौहर साहब के पास मैं शाम को गया, जब सब लोग चले गए तो मैंने जौहर साहब से कहा कि भाई इस तरह से है टोनी येसुदासन। अरे कहा वो यूएसआईएस का, वो सीआईए का एजेंट है, उससे मिलना भी मत। उन्होंने एक उसमें बताया कि वो सीआईए का एजेंट है। यूएसआईएस के इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है उसमें टोनी एक समय काम किए थे, रिलायंस ज्वाइन करने से पहले। अब बात आई गई होगी भाई, हमने टोनी नेक्स्ट ने हमने कहा भाई वो तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सीआईए के एजेंट हो, तो अब हमें भी जरा आपसे मिलने जुलने में डर लगता है। अब ये सब बात है 1992-93 की, और मैं फिर अब दिन आपको बताता हूं। फिर जौहर साहब का ये था कि ऐसे है। एक दिन जौहर साहब का फोन आया पटना से, और उनका आया कि तुम एयरपोर्ट आ जाना मुझे लेने। मैं एयरपोर्ट उनको लेने पहुंचा, साथ में उनकी महिला मित्र भी गई कि मैं भी रिसीव करने चलूंगी। हम सब लोग घर आए, कृष्ण मेनन मार्ग। अभी जा ही ना ये महिला, जौहर साहब कहे रुके रहना। ये एक घंटे रुक के ये अपना जहां इनका घर था ये चली गई। तब जौहर साहब ने कहा कि भाई तुमसे बात ये करनी है कि इधर मेरे पिछले 4-6 महीने में बहुत ज्यादा प्रेशर था, और उन्होंने नाम बताया, राम जेठमलानी साहब इनको फोन करके कहे भाई तुम धीरू भाई अंबानी से क्यों नहीं मिल लेते हो। शरद पवार साहब इनसे फोन करके कहे कि धीरू भाई अंबानी से क्यों नहीं मिल लेते हो। शरद पवार साहब उस समय शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर थे। कहने लगे कि आज क्या हुआ कि आज हम लोग गए थे पटना, और कहने लगे कि बहुत सालों बाद, क्योंकि 89 के बाद जौहर साहब ने लालू से मिलना बंद कर दिया था, और उन्होंने कारण बताया था। उन्होंने कहा था कारण यह था कि 89 के बाद, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये दस्तावेज मैं तैयार कर रहा हूं। 89 के बाद जब जौहर साहब पटना पहुंचते हैं तो इन लोग एमएलए हॉस्टल बोलते, तो वहां जौहर साहब रुकते थे। तो जौहर साहब ने बताया कि जब 89 से पहले जब लालू जी अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, तो कहने लगे अगर मैं पटना में हूं तो लालू जी एक कोई जो एल्युमिनियम की केतली 2 मग में चाय 4-5 कप लेके, लुंगी पहने और बनियान पहन के, कुर्ता नहीं, जौहर साहब के पास आ जाते थे। 2-3 कप चाय दोनों लोग पीते थे, राजनीतिक चर्चा होती थी, और फिर इस तरह का संबंध था। और जौहर साहब को गुरु मानते ही थे सब लोग। कहने लगे कि जब जो ये मुख्यमंत्री हो गए और जौहर साहब और लालू इस समय जिंदा है, ये लालू जी को सही है, कोई वेरीफाई कर सकता है। तो जब जौहर साहब कहीं वहां पहुंचे और लालू भाई चीफ मिनिस्टर थे, जौहर साहब मिलने गए, तो लालू जी अपना पैर, इनको सोफे वाली साइड, एक तो मेन टेबल होती है, एक सोफे वाला सेटअप होता है, सोफे वाले सेटअप में बिठा के लालू ने अपना पैर मेज के ऊपर रख के जौहर से बात की। ये किसी को भी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ये तो अनुचित लगेगा ना कि एक तो सीनियर ना भी हो, आपका जूनियर भी हो, तब भी आप पैर ऊपर रख के आप कौन है भाई। तो जौहर उसके बाद लालू से उन्होंने फिर नहीं मिले। लालू जी का अगर आपको याद हो तो लालू जी बार बार ये कहते थे मैं जितवा के भेजता हूं, मैं जितवा के भेजता हूं। वो शरद पवार से लेके, शरद यादव से लेके सबको कहते थे मैं ही जितवाता हूं। जौहर साहब का इनका क्या है, मैं जितवा के भेजता हूं। वो इस तरह से इन लोग को ह्यूमिलिएट करता था। तो कहने लगे इस बार जब मैं आज गया तो उनको कहीं से पता लगा, तो अपनी गाड़ी लेके खुद आए, चीफ मिनिस्टर साहब खुद आए,
और उनसे कहे चली चली जौहर साहब चली चली, क्या वहां अपने घर ले गए, अरे घर क्या है ऑफिस ले गए, फिर उसी टेबल पे, और फिर अपने हाथ से चाय बना के, कितनी चीनी, आधी चम्मच, ये चम्मच चीनी नहीं, बिस्किट खाइए, ये खाइए, वो करके चाय पिलाए, और फिर कहे कि जौहर साहब देखिए ऐसा है, आप बिना बात के सबसे झगड़ा करते हैं, अपने को कोई पैसा तो देता नहीं है, इलेक्शन लड़ना होता है। तो अभी तो धीरू भाई अंबानी के दोनों लड़के आए थे और मैं उनसे मिला, वो तो बड़े समाजवादी लोग हैं, और वो तो पेट्रोल पंप पे काम करता था, समाजवादी आदमी है, और उसने पिछले वाले चुनाव में भी मुझे पैसा दिया था, और अगली बार उसने कहा कि आपको भी खूब पैसा देगा, और चुनाव में फिर हम लोग बांटेंगे, फिर हम लोग कैसे जीतेंगे। तो ऐसा है कि आप ये सब छोड़िए, मैंने उनसे कहा है कि मैं आता हूं 2 दिन बाद दिल्ली, और उनको लेके मैं आपके घर आता हूं और फिर आपसे बात कराए, झगड़ा अगला छोड़िए, क्या आप किसी के पीछे लग गए, मुकदमा वापस करिए। तो जॉर्ज साहब ने मुझसे बोले कि देखो ऐसा है कि अब तुम जो तुम्हारा वो टोनी है उससे कहो कि मैं उनसे मिलता हूं, लेकिन मैं धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से नहीं मिलूंगा, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, क्योंकि बार बार इन लोग ये कहते थे कि आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, क्या है। तो उन्होंने कहा कोई उधर से आ जाए, मैं उसकी बात सुन लूंगा, उनका केस पेश कर दे, यही है ना उनका। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो लालू ले आके, सबको ले आके उनके घर में, लालू को मना करना किसी के लिए भी मुश्किल था। और ये बात 1993 दिसंबर की है, मैं एग्जैक्ट डेट भी कर सकता हूं, ये 19 या 20 दिसंबर की है। कारण क्यों मुझे ये डेट याद है ये मैं बता रहा हूं, 20 या 21 दिसंबर। अब नेक्स्ट डे हुआ कि उन्होंने जॉर्ज साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि कहां मिले, तुम्हारे घर पे मिल लेते हैं, या हमने कहा देखिए भाई मेरी भाई साहब, मैं उनको भाई साहब बोलता था, मैंने कहा मेरी राय यह है कि आपको मिलना है तो अपने घर में मिलिए, क्योंकि अगर आप कहीं और मिल रहे हैं तो कहीं भी ये पता लगेगा कि आपके पास कुछ छुपाने को है। मेरी राय है कि आप अपने घर पे मिलिए। कहने यहां पे बहुत लोग हैं, हमने कहा वो एक अलग इशू है। तो उनकी जो महिला मित्र हरदम रहती थी, जिनको कहां कौन आया, किससे आया, क्या करें, उनको नेक्स्ट डे अहमदाबाद का टिकट कटाया गया। जॉर्ज साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि कल नहीं परसों मिलने का रखो, परसों रखो। मैं घर आया, सुबह मेरे पास 6-7 ही बजे घर पे वाले फोन हुआ करते, मेरा फोन था, टोनी का फोन आया कि भाई मिलना है, वो तो बात हो गई। क्योंकि शरद पवार का फोन जॉर्ज साहब के पास आया था, तो जॉर्ज साहब मेरा घर का नाम लेके शरद पवार से बोले कि वो ऑलरेडी संपर्क में है, तुम वो मैं ऑलरेडी हूं इस पे। तो मैंने कहा कि कल मिलने की बात है, लेकिन यही शर्त है कि 3 लोग नहीं, इसके अलावा कोई भी आ जाए। टोनी खुद, अब टोनी अपने को प्रमोट करना चाहते थे, तो टोनी ने ये कहा कि एक शाम को आफ्टरनून फोन आया कि वो मैं ही अथराइज हूं, मैं ही चल के अपना केस प्रेजेंट करूंगा। और नेक्स्ट डे की बात है, जो महिला मित्र थी उनको कहा गया दूसरे दिन कि आप ये जहाज का टिकट लीजिए, अहमदाबाद जाइए, कौन कौन हथकरघा मजदूर और क्या मजदूर, इसका एक मीटिंग बहुत जरूरी है, वहां जाके मीटिंग करिए। उनको हटाया गया वहां से। टोनी को लेके मेरे पास उस समय अरमडा गाड़ी हुआ करती थी, टोनी मेरे अरमडा में आए। अब मुझे डेट याद है, उस डेट का है 23 दिसंबर 1993। क्यों याद है? क्योंकि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की बर्थडे थी और देवीलाल जी एक बड़ी रैली कर रहे थे इंडिया गेट के सामने राजपथ में, बड़ी रैली। वो गेट बंद था, ये मरीडियन से मैंने इनको उठाया था, हमने कहा नहीं आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी गाड़ी में। मैं इनको लेके आया और जब जॉर्ज साहब के घर पहुंचे, मुझे अभी भी याद है, पहले से तय था कितने बजे आएंगे, बाहर वालों को पता नहीं था। बाहर जॉर्ज साहब के यहाँ दुर्गा एक उनका वो हुआ करता था, दुर्गा था और कुछ लोग और थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, एक जो बहुत फास्ट टाइपिस्ट था, साउथ का था, वो चला गया विदेश, ये सब लोग थे। और नरेंद्र गुरु थे। अब नरेंद्र गुरु, अरे हमने कहा भी आते हैं, उनको लगे कौन आया नरेंद्र गुरु, ये सब बहुत देखते रहते कौन आया। विजय नारायण जी थे, विजय नारायण जी अभी जीवित हैं, बनारस में हैं, जॉर्ज के यहाँ रहते थे। खैर मैं लेके अंदर गया, कमरा अंदर से बंद कर दिया गया। वहां बैठ के उन्होंने अपना पूरी बात बताई। जब वो शुरू किए तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर कहा मैं चलता हूं। जॉर्ज साहब ने कहा नहीं बैठो। और फिर कुछ चीजें बाद में समझ में आई, उस समय तो समझ में नहीं आई थी। जॉर्ज साहब वांटेड कि देयर शुड बी अ पर्सन सिटिंग विथ मी, क्योंकि कल के दिन ये टोनी बाहर निकल गया ना कहें कि वो तो 100 करोड़ मांग रहे थे और 50 करोड़ मांग रहे थे, जो मुझे लगता है। और मैं शायद उन
चंद भाग्यशालियों में हूं, वो 2-4 ही लोग होंगे जिनके सामने जौहर साहब वो पॉलिटिक्स में क्यों आए, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनके कमिटमेंट्स क्या हैं, ये उन्होंने एक 15-20 मिनट का अपने आप जैसे अपने के लिए बोले, मैं इसलिए आया, इसलिए आया, इसलिए आया, इसलिए आया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जब लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है कि कोई भी खरीदा जा सकता है, और उन्होंने नाम लिया, मैं वो भी बता रहा हूं, उन्होंने नाम लिया आबदी, जो एक पाकिस्तान का बैंक था, BCCI या कौन सा बैंक, जिसका एक हेड था आबदी। हालांकि वो हमारे स्कूल का था, लेकिन पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। उसका ये था कि एनीवन कैन बी, एवरीवन हैज अ प्राइस। तो कहने इसको तोड़ना है। खैर इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। वो ये किस्सा मैं बहुत दिन तक था, ये सब लोग, टोली भी मर गए, जौहर साहब भी मर गए, मुझे लगा कि ये, लेकिन जो उस दिन शायद जौहर साहब ने डिसाइड कर लिया था कि अब समता पार्टी अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो लालू का व्यवहार था, अब लालू इस पे आग बबूला हो जाते हैं कि मतलब बिना लालू के आप जाके आपने बुला के मिल लिया, तो लालू तो इसमें छोड़ने वाले नहीं थे। और शायद वही दिन था जब ये बीच पड़ा कि अब समता पार्टी अलग होना जरूरी है। मैं सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड्स, जब शुरू की पेशकश हुई थी, जब पहली बार ये कहे थे टोनी मिल्की और अनिल अंबानी, तब ये हुआ था कि ये 2 करोड़ रुपया जो WTO के अगेंस्ट उस समय गैट होने वाला था, उसके अगेंस्ट एक डंकल और ये सब चल रहा था, हम लोग उसमें सड़क पे थे कि हम 2 करोड़ का चंदा देंगे उसके लिए, जो जौहर साहब ने मना कर दिया था कि चंदा नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब समता पार्टी बनी और जब चंदे की जरूरत हुई, उस समय मना किया था 93 के शुरुआत में, लेकिन जब 94 में समता पार्टी जुलाई में बन गई और 95 में हम इलेक्शन में आए, तब रिलायंस ने चंदा देने से मना कर दिया था। ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दे रहा हूं कि 2 करोड़ जो वो वही है, घूस देने को सब तैयार थे, लेकिन चंदा नहीं देते हैं। और शायद समता पार्टी वहीं तय हुआ कि लालू के उससे मिसरूल से बाहर निकलना है। 22 लोग तैयार हुए, बिहार के मुख्य रूप से ज़्यादा MPs थे, लेकिन फिर यूपी से मोहन सिंह साहब थे, मेरे भाई थे, चंद्रजीत यादव थे, हरकेवल जी थे, रविरे साहब थे उड़ीसा से, बड़े बड़े नेता थे, और समता पार्टी बनी। और फिर बाकी तो इतिहास है, बाकी इतिहास किसी और दिन। ये मैंने इस रेफरेंस से बताया कि जौहर साहब जैसा ऊर्जावान नेता नहीं, जब वो बीजेपी के साथ चलेगा, और बीजेपी के साथ जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, फिर वो जौहर साहब नहीं रहे जिस जौहर साहब को हम लोग एक किसी क्या बोलेंगे, एक हीरो की तरह पूजा होती थी। एक कॉल पे शायद इस देश के लाखों युवक शायद जान देने को तैयार थे। इस तरह से जौहर साहब का के हीरो थे जौहर साहब उनके। लेकिन बीजेपी में जाते ही ये सारा कुछ मामला गड़बड़ा गया, और बाकी तो इतिहास है। आज फिर से एक बार 3 जून को इसलिए याद कर लिया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लिए एक बार भी कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में साथियों ने उसको साथ ऐसा किया कि फिर पैसा भी लिया जाने लगा, फिर सारे जो जिसके लिए जॉर्ज जीवन भर लड़े, वो सारी चीज़ें उनके अगल बगल के साथियों ने वो किया। याद करता हूँ तो दुख भी होता है, लेकिन एक तरफ से गर्व भी होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला था। जौहर साहब जहाँ भी रहें खुश रहें। ऊपर से कहीं ना कहीं से देख ही रहे होंगे, आपके बनाए हुए बहुत से लोग आज बहुत सी जगह पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।